हेलो दोस्तों, इंडियन मूवीज के अंदर दिखाई गई एक रॉ एजेंट की जिंदगी जो किसी न किसी तरह एक कमांडो की तरह दिखाई जाती है, क्या रियल लाइफ में भी एक रॉ एजेंट की जिंदगी इस तरह होती है? किस वजह से कुलभूषण यादव पाकिस्तान की जेलों में अब तक सही सलामत मौजूद हैं? आज की इस वीडियो में कुछ रियल फेसेस ऑफ रॉ एजेंट के बारे में बात करें। I stand up by that I was doing something for raw and I'm a soldier. 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਵੇਰ 5 ਸ਼ਾਮ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। Welcome to Pakistan, Tiger. 3 मार्च 2016 जब सरवान ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे एक जाली आइडेंटिटी से हुसैन मुबारक पटेल नामी शख्स गिरफ्तार हुआ, जिसे आगे चलकर पाकिस्तानियों ने कहा वेलकम टू पाकिस्तान कुलभूषण यादव। है कि भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की जमीनी हुदूद से गिरफ्तार किया गया। अब ये कुलभूषण यादव नामी शख्स कोई फिल्मी कमांडर तो था नहीं जो आता, सबको मारता और हेलीकॉप्टर पर लटकता हुआ वापस भी चला जाता। ये वेलकम उसके गले में कितना पड़ना था ये उसे आगे जाके मालूम पड़ा। 25 मार्च 2016 को पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से एक वीडियो कन्फेशन और एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि ये शख्स कौन है। कुलभूषण यादव, नंबर 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy within India for to cross over into Pakistan from the Sar was apprehended by the Pakistani authority. पाकिस्तान के ओपिनियन और यादव के कन्फेशन के साथ अगर देखा जाए तो ये शख्स खुद को एक इंडियन नेवी कमांडर बताता है जो 2001 तक मुंबई शहर में पोस्टेड था। उसके बाद 2003 में इसे छाबहार ईरान में पोस्टिंग मिली, जहां से इसने पाकिस्तान आना जाना स्टार्ट कर दिया। 2004 में फर्स्ट टाइम ये कराची आया और इसी तरह चलते चलते इसने अपनी छोटी मोटी असाइनमेंट्स कंप्लीट। अब 2013 में इसे ऑफिशियली रॉ का पार्ट बना दिया गया। इस पूरे मुकम्मल टेन्योर में इसने अलग अलग से काम परफॉर्म किए, जैसे बलूचिस्तान में मौजूद कुछ ग्रुप BLA और BRA वगैरह के लीडर्स के साथ मुलाकात करना, इन्हें किस तरीके से फंड किया जा सकता है, हथियार किस तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं, ये चीज़ें समझाना, बलूचिस्तान के लोगों में बगावत पैदा करना और इसके साथ साथ किस तरीके से CPAC को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पाकिस्तान में हुए कुछ हादसों में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे सकूरा बस अटैक कराची या फिर हज़ारा मुस्लिम अटैक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया का इसके ऊपर क्या ओपिनियन आया। इंडिया का कहना यह था कि कुलभूषण यादव 2001 दिसंबर में इंडियन नेवी छोड़ चुका है और 2003 से ईरान एज अ बिजनेसमैन शिफ्ट हो चुका है, जहाँ पे वो अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहा था कि अचानक से ईरानी फौजियों ने उसे वहाँ से अरेस्ट किया और पैसों की लालच में पाकिस्तान फौज को भेज दिया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में आ पहुँचा, हालांकि वो कोई बॉर्डर वगैरह क्रॉस नहीं कर रहा था। देखिए, जो आपके कब्जे में है, जो आपकी गिरफ्त में है, उससे आप कुछ भी कहलवा लें। तो ये इस वीडियो में जैसे मैंने क्या क्या सच्चाई है उसकी टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। अब कुलभूषण यादव के अरेस्ट हो जाने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना खत्म होने वाली बहस शुरू हो जाती है। वहीं देखते ही देखते ठीक 1 साल बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आती है कि कुलभूषण यादव को अब फांसी सुना दी गई है। दरअसल ये सब सुन के आपके जहन में 3 सवाल जरूर आएंगे। सबसे पहला कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों, और दूसरा कि किस एविडेंस के बेसिस पर यह फैसला आया। तीसरा सवाल कि पाकिस्तान ने इंडिया को काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दिया ड्यूरिंग ट्रायल। अब अगर बात की जाए मिलिट्री कोर्ट्स की, तो पाकिस्तान के अंदर ये लॉ मौजूद है कि जो भी शख्स एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर पाया जाएगा वो सारे मैटर मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाए जाएंगे। जहाँ तक बात आती है एविडेंस की, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर ये कानून मौजूद है कि जब भी कोई शख्स कन्फेशन यानी अपना क्राइम खुद कबूल करता है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन को ज़्यादा मैटर या ज़्यादा एविडेंस साबित करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन फिर भी कुलभूषण के पास जो पासपोर्ट मिला या कुलभूषण का पाकिस्तान के अंदर अरेस्ट हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सबूत है। तीसरी बात अगर की जाए पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दिया, ऑल्दो के पाकिस्तान और इंडिया दोनों सिग्नेटरीज हैं जेनेवा कन्वेंशन के, लेकिन वो कानून सिर्फ आम शहरियों के ऊपर अप्लाई करता है, टेररिस्ट के ऊपर नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट की तरफ से कुलभूषण यादव को दी गई ये मौत की सजा सुनते ही इंडिया फौरन ही अगले महीने मई 2017 में फौरन पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताता चलूँ तो ये एक यूनाइटेड नेशन का इदारा है जो नेदरलैंड हॉग के अंदर मौजूद है। इसका मेन पर्पज़ है कंट्रीज टू कंट्रीज इंटरकनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर एज अ कोर्ट वो डील करते हैं और उन्हें सॉल्व किया जाता है। मई 2017 में जब इंडिया ने दरवाजे खटखटाए ICJ के, तो अपने 3 मुआहदे सामने रखे। सबसे पहला कि सेफ पैसेज मिला जाए कुलभूषण यादव को पाकिस्तान से इंडिया तक का, और एटलीस्ट उसकी एग्जीक्यूशन जो है सजाए मौत की उसे फिलहाल रोक दिया जाए, और तीसरा कि उसे काउंसलर एक्सेस दिया जाए इंडियन एम्बेसी। इसके फ़ौरन ही बाद पाकिस्तान को ICJ की तरफ से एक डायरेक्शन इशू की जाती है कि फ़िलहाल टेम्प्रेरी तौर पर इस एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए जब तक ये मामला ICJ के पास फाइनलाइज नहीं हो जाता। इसी वजह से पाकिस्तान को भी ICJ के पास स्टेटमेंट और एविडेंस लेकर जाना पड़ता है। पाकिस्तान वहाँ पर जाकर जाहिर करता है कि किस तरीके से कुलभूषण यादव की दी गई कन्फेशन और जाली पासपोर्ट और उसका पाकिस्तान के अंदर अरेस्ट होना एक बहुत बड़ा सबूत है उसे कसूरवार साबित करने के लिए। And I invite the court to dismiss the application of India accordingly. Thank you, Mr. President. और इसी तरीके से ये पूरा मैटर 2 साल तक ICJ के सामने पेंडिंग रहा। फाइनली जुलाई 2019 में ICJ की तरफ से जजमेंट सामने आती है, जिसमें वाज़ेह अल्फाज से पाकिस्तान को 2 डायरेक्शन है। सबसे पहली डायरेक्शन ये है कि पाकिस्तान एक दफ़ा कुलभूषण यादव को ये राइट दे कि वो किसी सिविलियन कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर सकें, और दूसरा उसे एटलीस्ट काउंसलर एक्सेस दिया जाए ताकि वो सही से काउंसिल हासिल कर पाएँ।
लेकिन अब पाकिस्तान में आईसीजे की तरफ से दी गई इस डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करवाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई लाभ मौजूद नहीं था। इसी वजह से पाकिस्तान को एक बिल भी पास करना पड़ा। ठीक 2 साल बाद जून 2021 में पाकिस्तान ने एक बिल पास किया जिसमें कुलभूषण यादव को राइट टू अपील दिया गया। कौमी असम्बली ने कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मुअस्सर बनाने के लिए हक़ नज़रसानी बिल मंजूर कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से एक लीगल प्रोसीजर फॉलो हुआ। दूसरी तरफ एक और ज़रूरी चीज़ जो आप सबको देखना ज़रूरी है वो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन जेस्चर। इसे कहते हैं खुद कुलभूषण यादव। My mother came over. I'm thankful to the Pakistani government for doing this grand gesture and allowing this meeting. I'm happy. I've had so many things. My diet is very beautiful. I've done a very good thing here and they've taken care of me. They have not harmed me. They have not touched me. दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ कुलभूषण यादव अपनी स्टेटमेंट सबके सामने रख रहे हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि उन्हें इस पाकिस्तान की कोर्टों से सजाए मौत सुना दी जा चुकी है। इंडिया की तरफ से बार बार ऐसी बातें कही जाती हैं कि वो किसी प्रेशर में आकर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि उन्हें मौत से बढ़कर कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उसके अलावा किस बात का प्रेशर। 25 दिसंबर 2017 जब कुलभूषण यादव की फैमिली उससे पाकिस्तान मिलने आई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कुलभूषण यादव की वालदा और उसकी वाइफ को कि वो आकर पाकिस्तान उससे मिल सकती हैं। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें काफ़ी तंज़िया अल्फाज से उसने इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि किस तरीके से उसकी वालदा और उसकी वाइफ को टॉर्चर करके पाकिस्तान भेजा गया। But I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd. My mother and my wife have been briefed very strongly. They were being told, I saw fear in the eyes of my mother and my wife. Why should there be fear? Whatever has happened. दरअसल इंडियन रॉ का हमेशा से यही तरीका रहा है कि कभी भी उन्होंने अपने एजेंट्स को ओपनली ऑन नहीं किया, चाहे फिर वो सरबजीत सिंह हो या फिर सुरजीत सिंह। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ में तंग नहीं करते। खाना बहुत अच्छा। सरबजीत सिंह रिहा नहीं हो रहा, सुरजीत सिंह रिहा हो रहा। या फिर अगर तारीख में भी जाकर देखा जाए तो रविंद्र कोशक जैसा शख्स जिसने 23 साल की उम्र से रा के साथ अपने ताल्लुक जोड़े और पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद पूरी ज़िंदगी उसने पाकिस्तान की जेलों में गुजार दी, यहाँ तक कि 2001 में उसकी मौत हो गई और कभी भी इंडिया ने उसे ऑन नहीं किया। इवन उसकी फैमिली की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आई। 21 नवंबर को सुबह 9 बजे मेरे भाई ने कहा कि प्राण त्याग दिया है और उसको पाकिस्तान जेल में पास में ही दफना दिया गया। गवर्नमेंट ने मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। देश के लिए तो अच्छा ही करते हैं लेकिन देश ने कुछ नहीं किया। जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि क्यों हमारा साथ गवर्नमेंट नहीं देती ताकि एक शख्स जो इंडिया के लिए मर भी चुका है उसकी लाश भी अब इंडिया वापस नहीं बुलाई जाए। दोस्तों, हाल ही में कतर की तरफ से 8 इंडियन नेवी ऑफिशियल्स को जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुना दी गई। ये वही सारे लोग हैं जो पिछले साल अगस्त 2022 में कतर में अरेस्ट हुए थे। कतर की एक कोर्ट ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद कानूनी विकल्पों की तलाश तेज हो गई है। जिन 8 भारतीयों को सजा सुनाई गई है वो सभी इंडियन नेवी के पूर्व अफसर है कि इन्होंने कतर में रहते हुए इजराइल के लिए जासूसी की। पूरा साल गुजर जाने के बाद भी ना इंडियन गवर्नमेंट या रॉ की तरफ से कोई स्ट्रांगली एक्शन या स्ट्रांगली स्टेटमेंट सामने आई। हालांकि इनकी फैमिली की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आई जिसमें गवर्नमेंट को कहा गया था कि क्यों नहीं वो इन्वॉल्व होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, और आज एक साल गुजर जाने के बाद इन सबको सजाए मौत सुना दी गई है। अब अगर इंडियन रॉ का बिहेवियर अपने एजेंट और उनकी फैमिलीज के साथ इसी तरीके से आगे भी बना रहा तो ऐसी काफ़ी दुनिया के अंदर मिसालें हैं जहां पे इंटेलिजेंस विंग्स बनती भी हैं और दुनिया से गायब भी हो जाती हैं। आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ मूवीज़ के अंदर ही मिशन पूरे कर देने से रॉ को एक कामयाब इंटेलिजेंस नहीं बनाया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफ़िज़।